जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ऑर्गेनाइजेशंस एक फॉर्म फिल करवाती हैं, जैसे हम जब कोई नई सेशन की तरफ असाइन हो रहे होते हैं तो हमसे पूछा जाता है कि आपका कोई खूनी रिश्तेदार तो नहीं पड़ रहा साथ में, क्या, ताकि कोई पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रेज ना हो सके। सही है। और फिर अपेरेंटली भी जैसे लफ्ज़ जाहिर है कि कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम रेज हो सकती है, तो मस्ट बी डिस्क्लोज्ड। हम इसको यहाँ पर कंक्लूड करते हैं और सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाएंगे। ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी एंड रिलायबिलिटी प्लस सस्टेनेबिलिटी, द ट्रुथ, द होल ट्रुथ एंड नथिंग बट द ट्रुथ। उसमें मैं एक बात जो है वो ऐड कर दूँ, हर वो इंसान बेवकूफ़ है जिसको सिर्फ सच्चाई का पता है, बल्कि सच्चाई और झूठ के फ़र्क का नहीं पता। तो इसके फ़र्क का पता होना ही बहुत ज़रूरी है कि सच क्या और झूठ क्या, उसके दरमियान फ़र्क क्या है। सिर्फ सच्चाई का पता होना ही लाजमी नहीं है, सच्चाई और झूठ के फ़र्क और उस फ़र्क को आवेज़ा करना भी बहुत ज़रूरी है। तब जाके आप ऑनेस्ट होंगे, आपकी इंटेग्रिटी होगी और आप रिलायबल भी होंगे। सही है। इस रिलायबिलिटी भी ऑनेस्टी से जुड़ी हुई। आप रिलायबिलिटी, आप आज तो सच बोल रहे हैं लेकिन कल मैंने आपको पैसे दिए, आप झूठ बोलना शुरू कर दिए, तो आप रिलायबल नहीं हुए, तो इंटेग्रिटी भी आपकी नहीं रही। इसलिए द ट्रूथ, द होल ट्रूथ, नथिंग बट द ट्रूथ तो सही है, लेकिन प्लस आपको सच और झूठ के दरमियान का फ़र्क भी पता होना चाहिए, और साथ ही साथ उस फ़र्क को फिर आप दूसरों तक भी पहुँचाएँ। अच्छा जी, ये इन स्लाइड्स को इंक्लूड करने का मकसद ये था कि आपने यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस के ग्लोबल गोल फॉर सस्टेनेबिलिटी सुने होंगे और 2030 का विजन सुना होगा। उसमें लफ्ज़ सस्टेनेबिलिटी बड़ा आता है। तो पहली बात, सस्टेनेबिलिटी से मुराद क्या है और इंजीनियर्स व्यू पॉइंट से सस्टेनेबिलिटी होती है, ये इस स्लाइड का मकसद है। सस्टेनेबिलिटी को अगर हम बात करें और उर्दू में इसको देखें, सस्टेनेबिलिटी से मुराद क्या है? सस्टेनेबिलिटी से मुराद होता है देर पा। नहीं, काबिल एतमाद तो है ही है, देर पा। अब देर पा से मुराद तो रिलायबल भी है, लेकिन यहाँ पर जो देर पा से मैं मुराद ले रहा हूँ या ज़्यादा देर तक चलने वाली चीज़ से मुराद ले रहा हूँ, वो उसकी टाइम ड्यूरेशन विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, वो एविडेंस है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर इसकी सिंपल सी एग्जांपल ले रहा हूँ ताकि आप समझ सकें बहुत लेमन टर्म के अंदर। मुझे पिछले दिनों मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत थी, मेरा मोबाइल फ़ोन हो गया था ख़राब। तो जब मैं मोबाइल फ़ोन परचेज़ करने लगा तो मैंने ये सोचा कि मुझे अभी करंट सिचुएशन में क्या ज़रूरत है मोबाइल फ़ोन की स्पेक्स के हवाले से। तो मैंने जॉट डाउन कर लिया कि कैमरा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, रैम 1 GB 2 GB भी हो तो चल जाएगी, इतनी 32 GB 16 GB भी इनफ होगी मेरे लिए, 32 GB बहुत हो जाएगी मेरे लिए। लेकिन फिर मैंने अपनी फ्यूचर नीड्स को असेस करना शुरू किया, क्या ये आगे आने वाले 2 साल 3 साल में भी इतनी ही रिक्वायरमेंट रहेगी या चेंज हो जाएगी। तो पता ये चला मुझे कि आने वाले वक्तों में ये रिक्वायरमेंट्स मेरी चेंज हो सकती हैं 1 साल बाद ही। तो फिर मैंने अपनी 2 से 3 साल की ज़रूरियात को एक तरीके से असेस किया और फिर उस रिस्पेक्ट से मैंने अपना नया मोबाइल फ़ोन परचेज़ किया। तो मैंने एक ऐसा मोबाइल फ़ोन परचेज़ किया जो मेरे 3 साल तक सस्टेनेबल हो, 3 साल तक सस्टेन कर सके मेरी रिक्वायरमेंट्स का बोझ सह सके। दैट इज़ कॉल्ड सस्टेनेबिलिटी फॉर मी, एक कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स। सही है, ज़्यादा बात कह रही भाई कि सस्टेनेबिलिटी इन शॉर्ट है क्या चीज़। हाँ, 6A हसन, हारिस, मिशाल, मास, सस्टेनेबिलिटी समझ में आ गई। अच्छा जी, इसको देखते हैं। व्हाट इज सस्टेनेबिलिटी देन? मीटिंग सोसाइटीज प्रेजेंट नीड्स। पहली बात तो ये, मैंने मोबाइल फ़ोन की बात की थी ना कि मैं अपनी प्रेजेंट नीड को फुलफ़िल कर सकूं, तो सोसाइटी की भी प्रेजेंट नीड्स हैं, तो सोसाइटी अपनी प्रेजेंट नीड को फुलफ़िल करे और अपनी फ्यूचर नीड्स को भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करे। ऐसा ना हो कि फ्यूचर नीड्स को कॉम्प्रोमाइज़ करके प्रेजेंट नीड को फुलफ़िल किया जा रहा हो। तो फ्यूचर नीड्स भी फुलफ़िल हो साथ साथ, ताकि उनकी जनरेशन जो आगे आने वाले वक्तों में आ रही हैं वो भी अपनी ज़रूरियात जो उस वक्त में उनकी प्रेजेंट होंगी उसको फुलफ़िल कर सकें।
भाई आगे आने वाले वक्तों में जो लोग आएंगे उनकी भी तो ज़रूरियात होंगी, तो उनकी ज़रूरियात उनके वक्तों में प्रेजेंट हो जाएंगी जो हमारे वक्त के लिए फ्यूचर है। तो सस्टेनेबिलिटी से मुराद ये है कि हम सिर्फ अपनी ज़रूरियात का आज के वक्त में ख्याल ना रखें, बल्कि आने वाले वक्तों में भी जो ज़रूरियात आने वाली हैं उनका ख्याल रखें। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो आजकल पानी का क्राइसिस है, भाई अगर तो ये जो केप टाउन के लोग हैं, ये पानी का क्राइसिस उनको 10 साल पहले से इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी कि 2020 के आसपास या उसके पहले उनके पास पानी का क्राइसिस आएगा। तो उन्होंने क्यों फ्यूचर नीड्स को मद्देनज़र रखते हुए चीज़ों को असेस नहीं किया सस्टेनेबिलिटी के रिस्पेक्ट से। ह्यूमंस आर इंटेग्रल पार्ट ऑफ द नेचर वर्ल्ड एंड नेचर मस्ट बी प्रिजर्व। तो अब ये भी इंजीनियर्स को सोचना है कि नेचर को प्रिजर्व रखना बहुत ज़रूरी है, ऑन द कॉस्ट ऑफ डिमोलिशिंग द नेचर, ऑन द कॉस्ट ऑफ, कोई सवाल है, ऑन द कॉस्ट ऑफ डिमोलिशिंग द नेचर, ऑन द कॉस्ट ऑफ डैमेजिंग द नेचर अपनी नीड्स को फुलफिल करना भी सस्टेनेबिलिटी नहीं है। तो ट्रिपल बॉटम लाइन सोल्यूशन क्या होना चाहिए इंजीनियर्स के लिए? इंजीनियर्स क्या सोल्यूशन डिवाइस करें? एक तो ये गुड फॉर द एनवायरनमेंट, गुड फॉर द इकोनॉमिक्स, गुड फॉर द सोसाइटी। तो आप जो भी डेवलप करने प्रोडक्ट, FIP भी अगर आप सोचें तो FIP के लिए 3 आपके पास लाइंस होनी चाहिए। सबसे पहला, इन्वायरमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए अच्छा होना चाहिए, उस पर कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर जेब पे भी तो सही हो, इकोनॉमी भी सही हो, उसकी इकोनॉमिक्स भी सही हो, यानी वो इकोनॉमिकली वायबल प्रोडक्ट हो, और फिर सोसाइटी उससे बेहतरीन फ़ायदा उठा सके। सोसाइटी की जनरल जो पब्लिक, जिसके लिए जो ऑडियंस है उसकी, सब पूरी सोसाइटी के लिए बात नहीं हो रही। अगर स्पेसिफिक प्रोडक्ट है वो किसी स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए, तो वो स्पेसिफिक ऑडियंस उससे डिज़ायरेबल जो भी उसका प्रॉफिट है, वो जो भी उसकी जो चीज़ें हैं वो उसको उससे फ़ायदे हासिल कर सके। तो फिर दोबारा देखते हैं ट्रिपल बॉटम लाइन सोल्यूशन क्या है? गुड फॉर द एनवायरनमेंट, गुड फॉर द इकोनॉमिक्स एंड गुड फॉर सोसाइटी। तो अगर ये देखें आप, मैंने इसको एक तरीके से एक समझाने की कोशिश की है कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन अगर सही नहीं करेंगे आप, और आपकी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन जो है वो इश्यूज़ आएंगे। जैसे आज के दौर में आप देखें कि जो गैस इमिशन है आपकी ऑटोमोबाइल से, वो इतना प्रॉब्लमेटिक हो गया कि अब इलेक्ट्रिक कार्स भी आना शुरू हो गए जो कि मोर इकोनॉमिक्स हैं, वाइबल प्रोडक्ट्स हैं, और से गैस इमिशन भी नहीं हो रहा। लेकिन पहले वक्तों में गैस इमिशन या इंटरनल कंबस्टन इंजन्स, आइस जिसे कहते थे आप, उनकी वजह से फ्यूल एफिशिएंसी भी नहीं थी। जब भी तो इलेक्ट्रॉनिक कार्स आना शुरू हुई मार्केट के अंदर, तो इकोनॉमिकली भी मार्केट को ड्राइव करना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ वो प्रोडक्ट सस्टेन नहीं करती लॉन्गर वर्जन के अंदर। अगर आप देखें तो प्रीवियस वर्जन में इंटरनल कंबस्टन इंजन्स वाली गाड़ियाँ थीं, लेकिन जस्ट ICE के इंजन्स इतना सस्टेन नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट जो थी वो फ्यूल एफिशिएंट नहीं थी। अब आने वाले वक्तों में जो आपका ये जो ऑयल है, क्रूड ऑयल, इसकी भी मकदार कम होती जा रही है। तो जब क्रूड ऑयल ही नहीं रहेगा तो इंटरनल कंबस्टन इंजन्स भी नहीं चल सकेंगे। तो इसका मतलब है नया टेक्नोलॉजी इसकी जगह ले। अब नई टेक्नोलॉजी भी कब सस्टेन करेगी? दैट इज़ द अनदर क्वेश्चन, कि फिर आपने सोलर कार्स की तरफ जाना पड़ेगा, ताकि जो, क्योंकि अब लोग अब यही कह रहे हैं ना कि अगर हमारी गाड़ी में बैटरी लगी हुई है और बैटरी को चार्ज करना पड़ता है इलेक्ट्रिसिटी के साथ, तो इलेक्ट्रिसिटी भी तो जनरेट होती है ऑयल को यूज़ करते हुए। तो यहाँ से या तो ऑयल यूज़ कर लो या ऑयल वहाँ से यूज़ कर लो, बात तो बराबर है। उसका मतलब ये होगा कि सोलर कार्स की तरफ जाएंगे फिर लोग। इसी क्यों? कि ताकि सोशल वेलबींग एंड इक्विटी बैलेंस कायम रहे सोसाइटी के अंदर। तो 3 पिलर्स कौन कौन से बेटा? इन लोग, जनरल पीपल, कस्टमर्स, फेयर प्रैक्टिसेस फॉर ऑल पीपल एंड डज नॉट एक्सप्लॉइट इंटरेस्ट। पहली चीज़ तो ये, जिसकी हमने पिछले स्लाइड में बात की थी, ऑफ सेपरेट पार्टीज बेस्ड ऑन मनी, स्टेटस और क्लोथ, प्लैनेट इटसेल्फ जिसमें जहाँ हम रह रहे हैं, मैनेजमेंट ऑफ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वाइल रिड्यूसिंग वेस्ट, और तीसरा प्रॉफिट। ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है कि फाइनेंशियल बेनिफिट तो एंजॉय करना है, सवाब दारैन के लिए तो काम नहीं कर रहे हैं ना आपने अपनी जेबें भी तो भरनी है, लेकिन जेबें मोनोपोली के थ्रू भरें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स के अंदर भी आप प्रॉफिट अर्न करना शुरू करते हैं। आजकल के दौर में कोविड-19 है और लोग जो है प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, ये तो अब एथिकल नहीं है ना, इसका मतलब है। तो फाइनेंशियल बेनिफिट भी इंजॉय करें, लेकिन वो इस तरह से इंजॉय करें ताकि बाकी लोगों को भी प्रॉब्लम ना आए।
तो इंजीनियर्स आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इट। ये जो पहले सॉल्यूशंस डिवाइस हुए थे, अब ये सॉल्यूशंस क्या कर रहे हैं, देखो ना यहाँ पर जो गाड़ियों का धुआं निकल रहा है, फैक्ट्रियों से धुआं निकल रहा है, इससे क्या हो रहा है, एनवायरनमेंट ख़राब हो रहा है। अब ये एनवायरनमेंट की पोल्यूशन को रोकने के लिए मज़ीद चीज़ें डिवाइस हो रही हैं। तो इकोनॉमिक हेल्थ अच्छी हो रही है, बुरी हो रही है? इसका मतलब ये इकोनॉमिक हेल्थ तो बुरी हो रही है ना, क्योंकि ये जो आपने पोल्यूशन फैलाया है उसको भी तो रोकने के लिए मज़ीद चीज़ें डिवाइस की करनी पड़ रही हैं, जिसमें पैसा भी लग रहा है, वक्त भी लग रहा है। ये तो इंजीनियर्स आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, बट दे आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ द सोल्यूशन एज वेल। तो अगर आप अपनी चीज़ों को प्रॉपरली डेवलप करें, अपनी चीज़ों को इन्हांस करें, आप अगर ये 3 पिलर्स को सोच के पीपल, प्लेनेट, प्रॉफिट, और साथ ही साथ ये ट्रिपल बॉटल नेक पे काम, ट्रिपल बॉटल नेक, आई एम वेरी सॉरी, बॉटम लाइन पे काम करते हुए काम करेंगे, तो शायद फिर आप सोल्यूशन बेहतर, जो सस्टेनेबल सोल्यूशन है वो डिवाइस कर सकें। तो वी आर ऑल्सो एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, वेयरएज हम इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम तो है ही है, लेकिन सोल्यूशन भी साथ साथ हमें ही देना है। आई एम सॉरी। तो रिन्यूएबल एनर्जी भी तो इंजीनियर्स ने बनाई, क्रूड ऑयल निकालने की मशीनें भी इंजीनियर्स ने बनाई, वेस्ट डंपिंग यार्ड के अंदर वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम भी इंजीनियर्स ने बनाया, इलेक्ट्रिक कार्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी इंजीनियर्स ने बनाई, सही है। एसी टू डीसी, पहले तो एसी इंजीनियर्स ने बनाया, एसी के बाद अब डीसी भी इंजीनियर्स ने बना। तो इंजीनियर्स ही प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं बाज़ औक़ात, लेकिन वो इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सोल्यूशन भी हैं, और सोल्यूशन का पार्ट तक आप नहीं होंगे, सोल्यूशन का पार्ट तक आप नहीं होंगे, आपकी सोसाइटी में कोई अहमियत नहीं होगी। तो वी आर ऑल्सो इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सोल्यूशंस। एग्जाम्पल ऑफ अदर वेज दैट इंजीनियर्स कैन कंट्रीब्यूट टू अ सस्टेनेबल फ्यूचर। वो आपको मैंने ये जो स्लाइड है ना, वो तस्वीर आगे पीछे थोड़ी सी, आप भी अगर कोई एग्जाम्पल्स दे सकते हैं तो मैं अगर दूँ, बट नॉट इफ़ वी कीप डिज़ाइनिंग थिंग्स इन द सेम ओल्ड वे। पिछली तरीके से डिज़ाइन करते रहेंगे तो थिंक डिफरेंटली। तो अगर फ्यूचर नीड्स को फुलफ़िल करना है तो आपने दूसरे तरीके से सोचना पड़ेगा। तो ट्रेडिशनल इंजीनियर डिज़ाइन क्या था, जो आजकल चल रहा है कन्वेंशनल का था, फंक्शनैलिटी देखते थे इंजीनियर्स, कॉस्ट देखते थे और सेफ्टी देखते थे, ये ट्रेडिशनल था। अब सस्टेनेबिलिटी डिज़ाइन क्या हो गया, द अबव 3 फंक्शन, कॉस्ट, सेफ्टी के साथ साथ इम्पैक्ट ऑन पीपल भी देखना पड़ेगा और इम्पैक्ट ऑन प्लैनेट भी देखना पड़ेगा इंजीनियर्स को। विल बी मेड फ्रॉम रिसाइकिल्ड मटेरियल्स। अगर ये एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप देखें कि आप जो भी प्रोडक्ट बनाएं, कोशिश करें कि रिसाइकिल मटेरियल यूज़ हो, कम से कम एनर्जी यूज़ कर सके। जो आपकी एनर्जी फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज है, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है सोलर सेल्स, वो या बैटरी ऐसी हैं जो कम वक्त के अंदर ज़्यादा चार्ज हो जाए और ज़्यादा देर तक चलें, रिसाइकल्ड, और बाद में उनकी लाइफ की बाद भी वो यूज़ हो सकें, वो जो पार्ट्स हैं उनके। और ऐसा ना हो कि जो पार्ट्स हैं वो टॉक्सिक मटेरियल, प्लास्टिक आप यूज़ कर रहे हैं तो प्लास्टिक डंप कहाँ करेंगे आप, तो ऐसा मटेरियल यूज़ करने की कोशिश करें जो बाद में टॉक्सिक ना हो। तो ये हो गए हमारे स्लाइड्स कंक्लूड। होपफुली आप लोगों को समझ में आई होंगी चीज़ें।